जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन शो में दोबारा से, जहां पर इंटरनेशनल रिलेटेड सारी की सारी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज को आपको स्पष्ट और सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं आपसे आज की जो स्पेशल टॉपिक है वो ईरान, अमेरिका और इसराइल जो वॉर अभी चल रही है उसके बारे में है। लगभग 18 दिन बीत चुके हैं। बहुत बुरी कंडीशन से ईरान गुजर चुका है। काफी चीजें ऊपर नीचे रही हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएशन किया है, जिस तरीके से अपना प्रभाव दिखाने का और वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया है, ये काबिल तारीफ है। इसके लिए तो मतलब तारीफ का ही की जाएगी ईरान की कि अमेरिका जैसे देश को धूल चटाने में ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, जो कि 18 दिन बीत चुके हैं इस वॉर को, और किस तरीके से शुरू से लेकर के अब तक ईरान का क्या मोटो रहा है, ईरान ने किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात यह है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल का जब वॉर शुरू हुआ तो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पर हमला किया। वहां के जो ग्रेट लीडर थे जिनका नाम था खेमनेई, उनकी मृत्यु हो गई और हैवी बम्बार्डमेंट के कारण काफी चीजें अस्त हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ईरान। इवन अमेरिका और इसराइल के द्वारा छोड़ी गई कुछ ऐसी बम्बार्डमेंट के दौरान कुछ ऐसी मिसाइल्स थी जो जाकर के बच्चों के स्कूल में गिरी, जहां पर बच्चियां पढ़ रही। जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने ये आक्रमण किया, ये कितना ही शर्मनाक है कि किसी सिविलियन वाले क्षेत्र में या ऐसा कोई जो क्षेत्र हो जहां पर सभी नागरिक हो और पढ़ रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हो या खाना खा रहे हो या जो भी ऐसी कंडीशन, ऐसी जगह पे बम्बार्डमेंट करके कहाँ की अपनी शक्ति दिखाई। ना तो इन्होंने मिलिट्री बेस पे हमला किया, ना ही किसी ऐसे सिस्टम पे हमला किया, राडार सिस्टम पे, एयर डिफेंस सिस्टम पे, या ऐसी कोई खतरनाक चीज हो जहां पे कुछ ऐसी चीजें हो जहां पे कुछ ऐसा पता चले कि ये कैसा हमला था कि एक सिविलियन क्षेत्र में जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया था। दुबई में भी धमाके हुए, जिसके कारण बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त रही। रूस ने भी इस सब चीजों को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को बेस्ट दिखाने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं रूस का भी एक मोटो रहा है कि मैं कैसे भी करके इसमें अपना एक अलग ही फायदा निकालूं। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनी जब 28 फरवरी 2026 में ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, जिसके द्वारा ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड थे उनकी भी काफी लोगों की उनकी मृत्यु हुई। खाड़ी देशों पर भी इसका हमला पड़ा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी सबकी कमजोर होना शुरू हो गई पूरे वर्ल्ड में। और सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब इतनी बुरी तरीके से ईरान पर जब हमला हुआ तो स्टेट ऑफ हार्मुज से जो सारी चीजें ऑयल और गैसेस की जो सप्लाई होती थी वो बाधित हो गई। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपने जो प्रति आक्रमण हुए उसमें ईरान ने ड्रोन और मिसाइल का हमला किया। ईरानी हैकर्स ने भी अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पूरा कब्जा जमाते हुए ईरान ने ये कहा है कि जब तक ये सारी स्थिति ठीक ठाक नहीं होगी, हम यहाँ से किसी भी तरह का ऑयल टैंकर्स गुजरने नहीं देंगे, पास नहीं होने देंगे। स्पेशली ये ईरान का जो स्पष्ट संकेत रहा है। डेली पे डेली जो है गैसेस की लाइन में लग गए और उन्होंने एक्स्ट्रा गैस जो है रिफिल करा करके उसे सेव करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। रीजन इसका यही है कि लोगों ने पैनिक में आकर के कि आगे क्या होगा, कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे, अगर गैस नहीं मिलेगी तो क्या होगा। इस वजह से जिसके यहाँ 1 सिलेंडर था उसने भी अपना अरेंजमेंट करके 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर जैसा भी करके उन्होंने रिफिल करा करके रखना, उसे सेव करना स्टार्ट कर दिया। ईरान ने स्पष्ट किया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को हम लोग अभी बाधित ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग कोई भी शिप टैंकर्स वगैरह, जो भी शिप वगैरह और ऑयल और लिक्विफाइड गैस या एलएनजी से रिलेटेड कुछ भी जो भी शिप्स हैं, हम इसको यहाँ से पास नहीं होने देंगे। तो उन्होंने इन सब चीजों को रोक करके कहीं ना कहीं जो है जो वर्ल्ड में ऑयल और गैस की जो डिमांड है उसको बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ईरानियों ने ये भी कहा है कि हम $100, जो कि अभी 100 से ऊपर जा चुका है, अप्रोक्सीमेटली $150 पर बैरल जा चुका है इस समय जो स्थिति है, इसको इन्होंने कहा है कि हम इसे $200 तक ले जाएंगे, $200 पर बैरल तक। भारत पर तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर काफी गंभीर है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आज की डेट में भारत में हो रही है। गैस की तुलना में तेल और मतलब पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो अभी तो एक सस्टेन हैं, लेकिन गैस की जो दिक्कत है वो ज्यादा बढ़ गई है। उसका बहुत सारा रीजन, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया है,
भारत जो है 85% से लेकर के 90% जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें भारत कहीं ना कहीं देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस वजह से जो क्रूड ऑयल की कीमत है, कॉस्ट है, जब वो इंक्रीज होती है 10% जब इंक्रीज होती है, तो इंडिया में जो 1% तक की जीडीपी पे बढ़ोतरी होने के कारण जो है इंडिया का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ जाने से इस पे इन्फ्लेशन पे दबाव पड़ता है, जो सारी चीजों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देता है। अभी के लिए अगर देखें तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वर्ल्ड में ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक हो रही हैं। अमेरिका को ईरान युद्ध में काफी हद तक नुकसान पहुंचा है, जिसमें शुरुआती दिनों में अमेरिका को जो है अभियान की जो लागत थी 11.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, और ऊर्जा कीमतों में आर्थिक मंदी का भी खतरा बढ़ गया। युद्ध की बढ़ती जटिलता से और सारी भी चीजें ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर अमेरिका को देखें तो ये अमेरिका इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता, अमेरिका एक तरह से इस युद्ध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में कुछ अरब कंट्रीज जो है एक साथ मिलकर के इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आए हैं। रूस को इस युद्ध से काफी हद तक लाभ हुआ है और तेल की कीमतों में काफी उछाल होने के कारण उसे फायदा हुआ है। 1.3 मिलियन डॉलर का इस समय रूस को फायदा हुआ है और रूस के ऊपर दबाव भी कम है। क्योंकि इंडिया को जो है अमेरिका ने ये परमिशन ग्रांट की है कि 1 महीने का हम आपको परमिशन देते हैं ताकि आप रूस से तेल परचेज कर सके। वैसे इस तरह की कोई ऐसी बात जो है इंडिया पर लागू नहीं होती, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी पहले से ही रशिया से ऑयल परचेज कर ही था। उसने ना तो कभी यूएस की बात मानी है और ना ही कभी इस चीज के लिए कोई दबाव रहा है इंडिया के ऊपर कि वो ऐसा करेगा ही। ठीक है, तो अगर वहां के जो माननीय जो नेतागण हैं, जो यूएसए के हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये कह रहे हैं, डिडोरा पीट रहे हैं, उनके वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो इसके लिए इंडिया डिपेंडेंट नहीं है कि स्पेशली जब तक वो परमिशन ग्रांट ना करें इंडिया कुछ नहीं करेगा, वो कहीं का राजा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अभी हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की और अपनी बातों को शेयर किया कि ऐसी अगर स्थिति चलती रहेगी तो इंडिया के लिए ये काफी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारी सुरक्षा के लिए एलपीजी और एलएनजी के लिए उन्होंने चर्चा की और काफी हद तक इन सब चीजों को सुलझाने का प्रयास किया है। इसके वैकल्पिक मार्गों को भी, मतलब ऑप्शनल तौर पर भी उन्होंने काफी हद तक जोर दिया है ईरान को, और कोशिश की है कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें जो इंडिया में अभी प्रॉब्लम चल रही है वो जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये अब तक की जो न्यूज रही है भारत में, जो स्पेशली ये थॉट है कि भारत में जो एलपीजी और एलएनजी गैस की जो आपूर्ति है उसको जो है स्थिर करने की कोशिश की जा रही है कि वो एकदम एक लेवल में मेंटेन रहे, ताकि ये सारी जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और घरेलू जो गैस की कीमतें हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह, ये जो घरेलू गैस है इसकी आपूर्ति के लिए तो चीजें एकदम जल्द ही ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो कमर्शियल यूज में जो गैसेस होती है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, इन सब जगहों पे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम रहेगी। आने वाले समय में अप्रोक्सीमेटली हफ्ते 10 दिन में ये जो घरेलू गैस की प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। एलएनजी आपूर्ति में भी अभी काफी हद तक सुधार होने के चांसेस जल्द से जल्द हैं। और ये आधिकारिक पुष्टि तो नहीं थी अब तक की कि ईरान और भारत में किसी तरह की कोई डील हुई हो या ऐसी कोई बात हुई हो जिसके थ्रू इंडिया ईरान से अपने ऑयल टैंकर्स ले जा सकता है, ले आ सकता है, या ऐसी कोई भी भरोसेमंद ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। ना ही ईरान ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, ना ही इंडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। और ये जो वाइबर की बात हो रही है कि 1 मंथ का जो वाइबर दिया है इन्होंने, यूएसए ने क्या बोलते हैं, रशिया से परचेज करने के लिए ऑयल, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। हमारे दो ऑयल शिप्स ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अभी पास होकर के कल की डेट में इंडिया पहुंच चुके हैं, जिसमें से पहले का नाम है शिवालिक जो कि मुद्रा पोर्ट पहुंचा है, और दूसरे का नाम है नंदा देवी जो जामनगर पोर्ट गुजरात में पहुंचा है। तो ये कितनी एलपीजी लेकर के आए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 46,000 मीट्रिक टन ये गैस लेकर के आए हैं, जिससे काफी हद तक इंडिया की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की जा सकती है। और ये सारी चीजें देख रहे हैं आप, आज की डेट में इंडिया का क्या वर्चस्व हो चुका है और क्या है कि इसको तो मतलब समझ पाना इतना मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए, अलग कंट्रीज के लिए, कि क्या ही बोले। ट्रंप ने नाटो कंट्रीज से हेल्प मांगी है। तो ट्रंप ने जो हेल्प मांगी है उसका क्या मतलब है? भाई आप जब हमला करते हो तब तो किसी से बोलने नहीं आते, आज आप कह रहे हो कि हमें हेल्प चाहिए। ऐसी क्या खास बात है कि मतलब हम आपकी हेल्प करें?
और इनका देखिए इन्होंने किस चीज की दुआई दी है, इन्होंने यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 5 की जो है बात की है कि आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो कंट्रीज में अगर कोई भी नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करता है तो बाकी के जो और भी कंट्रीज होते हैं वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उस कंट्री पे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए जो है कंट्री के साथ मिलकर के एक साथ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं। तो यार ये बताओ पहले कि भाई ईरान कौन सा तुम्हारे ऊपर हमला करने गया था? ईरान कौन सा? भाई ठीक है, इजराइल और ईरान की बात अलग है, आपके ऊपर कहा वो हमला करने गया था जो आपने उसके ऊपर जो है दुनिया भर के सैंक्शन किए और दुनिया भर के कहानियां रची और उसके ऊपर हमले कर दिए। ये कहाँ की बात होती है कि किसी के ऊपर किसी देश के ऊपर सिविलियन एरिया में हमला कर दिया जाए और स्कूल पे हमला कर दिया जाए जहाँ पे बच्चियां पढ़ रही थी और तुरंत की तुरंत वहां पे सबके सब 150 से 200 लोग ऐसे ही तुरंत बच्चियां मर गई। ये कौन सा तरीका है? तो यूनाइटेड नेशन ये बातों को नहीं देखता, ये तो काट के उल्लू वाला काम हो गया। और यहाँ पे नेटो कंट्रीज में स्पेशली तौर पे जो है साफ एकदम डोनाल्ड ट्रंप को रिफ्यूज कर दिया गया है कि हम किसी भी तरह से कोई भी युद्ध में आपके साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं करेंगे, साफ तौर पर ये मना कर दिया है। इंडिया को भी ये सारी चीजें ट्रंप ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद इंडिया इन सब चीजों में बीच में आ जाए। अच्छा, ट्रंप ने भी ये कहा है कि ये लड़ाई रुकेगी, लेकिन कब रुकेगी इसको पता नहीं है, लेकिन जल्द ही ये माना जा रहा है कि ये लड़ाई रुकेगी। तो मतलब वो चाहते तो हैं लेकिन अब गलती कर चुके हैं, तो कैसे वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लें? डोनाल्ड ट्रंप साहब का अभी मन भरा नहीं था वेनेजुएला से, क्योंकि वहां पे जो क्या बोलते हैं उनके नेता जो थे उनको उठा के लेके चले गए। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जहां देख रहे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, जैसी चाहे वैसे काम कर रहे हैं। फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, अभी ईरान के ऊपर कह रहे हैं कि हम इसको पैकअप करते हैं। अभी उसके बाद इनका ध्यान जा रहा है ये क्यूबा वाले एरिया पे, अब ये क्यूबा पे हमला करने की बात कर रहे हैं क्योंकि ईरान में ये जीत नहीं पाए। स्ट्रेन ऑफ हार्मोज इतना स्ट्रेटेजिक पोर्शन है कि वहां पे जो वर्ल्ड का 20% नेचुरल गैस वगैरह और ये सब ऑयल से रिलेटेड चीजें हैं, ये यहीं से पास होती हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। तो ये अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का 20% ऑयल और नेचुरल गैस, एलएनजी, एलपीजी वगैरह ये सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है ये एरिया। जैसा कि ट्रंप ने यूरोप से आह्वान किया कि भाई सीज फायर की बात की जाए, गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत हद तक प्रयास किया, लेकिन ये होगा नहीं। ईरान ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मैं लड़ाई खत्म करने से रिलेटेड अभी के लिए कोई बात नहीं करने वाला। रीजन ये है कि हम लोगों ने शुरुआत कुछ भी नहीं की। भाई बात भी सही है कि उन्होंने कोई भी शुरुआत नहीं की। इतनी पटक पटक के धूल चटाया है इन लोगों को कि ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और वाकई में ईरानियंस ये चाहते ही हैं कि हम लोग एक ऐसे मैसेज देना चाहते हैं कि याद रखें जीवन में कि कभी भी कोई ये ना समझे कि ईरान एक कमजोर देश है जिसके ऊपर आसानी से हमला करके और उसे खत्म किया जा सकता है। हम लोगों का वर्चस्व तब से रहा है जब ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था और पोर्चुगीज से हम लोगों के लिए ये जो क्षेत्र है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, इसमें हम लोगों ने अपना वर्चस्व पाया है। इस क्षेत्र में तब से हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पे देखा जाए तो कभी भी इसे ये नहीं कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हमेशा फारस, इसको हमेशा फारसियन एरिया, फारसियन गल्फ कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों का हमेशा से इस क्षेत्र पे वर्चस्व रहा है। हमेशा ही इन लोगों की अपनी एक स्पेशलिटी रही है और हमेशा से इन सब चीजों को मेंटेन करके इन्होंने रखा है। कहीं ना कहीं इंडिया को ये लोग चाहते हैं कि इंडिया इन सब चीजों को रोके और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का मेडिएशन करा दे। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि शायद ईरान के और इसराइल के और अमेरिका के बीच में जो ये वॉर स्टार्ट हुई है उसकी कहीं ना कहीं अगर चाहे तो इंडिया बहुत आसानी से मेडिएशन करा सकता है। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो फिलहाल इंडिया जरूर ऐसी करने की कोशिश करेगा। वेल अभी तक तो ऐसा कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंडिया ने भी अपने तौर पे ऐसी कोई बात कही है। तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए शुरू से लेकर के अंत तक अभी मैंने कोशिश की है कि अब तक जो भी सिनेरियो रहा है वॉर का 18 डेज का वो मैं आपके सामने ये डिस्कस करूं। और फिलहाल इसमें कहीं से भी कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मुझे अगर इन सब चीजों से रिलेटेड और आपको कोई डिटेल में कोई ऐसी टॉपिक्स चाहिए और ऐसी कोई सेशन चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें इन वीडियोस को, ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करे जो कि आज इंडिया में इतने पैनिक हो रहे हैं, इतना ज्यादा घबरा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट काफी हद तक अपना इंडिया के लिए प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इन सब प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाए।
सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिलेक्शन शो में बनी रहिएगा। जय हिंद,